नमस्कार साथियों। डर तो लगता है और ये डर जो है वो आरएसएस के भीतर में है। आरएसएस को डर इसलिए नहीं है कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर भारत देश के भीतर जिन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक रेखाएं खींच दी गई और राजनीतिक रेखाएं अधूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। इस दौर में उनके अपने प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उस रेखा को तो कहीं ना कहीं पूरा कर दिया, चाहे वो आर्टिकल 73 का जिक्र हो या फिर अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जिक्र हो। डर इस बात को लेकर के है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत देश के भीतर अलग अलग राज्यों में जो विस्तार मिला, कहीं आने वाले समय में वह विस्तार जो है कहीं रुक ना जाए, थम ना जाए। और रुकना और थमना तक ही नहीं बल्कि मुश्किल हालात तो ये है कि आने वाले समय में कहीं उनके सामने वैसी ही मुश्किलें सामने खड़ी ना हो जाए जो एक वक्त में आरएसएस पे ऊपर लगी हुई पाबंदी के समय था। ये डर जो है शायद राजनीतिक तौर पर आरएसएस को सक्रिय कर रहा है। ये डर जो है कहीं ना कहीं शायद स्वयं सेवकों के भीतर राजनीतिक तौर पर एक जोश भर रहा है और आरएसएस अपने कोर विचारधारा को किसी भी हालत में राजनीतिक तौर पर अलग होने देना नहीं चाह रहा है। और आप ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पे करीब करीब 115 जिले ऐसे हैं जहां पर आरएसएस की शाखाएं लगती है। अगर 3 राज्यों का जिक्र कर लीजिएगा आप, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो राज्य है वो खास तौर पर हिंदी बहुल क्षेत्र जो है, हिंदी पट्टी का इलाका है, जहां पर आरएसएस की जमीन जिले दर जिले पूरी पुख्ता है उसकी जमीन। उसके दायरे में करीब करीब 90 जिले आते हैं। इन तमाम जगहों पे आरएसएस के स्वयं सेवकों की मौजूदगी है। इन तमाम जगहों पे शाखाएं आरएसएस की लगती है और भारत देश के भीतर में जिनकी शाखाएं लगती है, अगर इन 3 राज्यों के भीतर जितनी शाखाएं लगती है अगर उसको देखिएगा कम कर दिया जाए तो एक ही पल में करीब करीब 22,000 शाखाएं कम हो जाएगी इन 5 राज्यों को लेकर के और करीब करीब 18,000 शाखाएं खत्म हो जाएगी सिर्फ इन 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ऐसा डर इससे पहले कभी नहीं था, ऐसी सोच भी नहीं थी। शायद ये वजह लग रही है कि जो राजनीतिक तौर पर आरएसएस एक हथियार के तौर पर है और दूसरी तरफ एक मुद्दे के तौर पर कांग्रेस, या फिर यह कह लीजिए कि कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है, आरएसएस को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया और आरएसएस एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भाजपा के लिए काम करती रही है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच देखिएगा तो कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि अगर राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर केंद्र के लोकसभा चुनाव हो, आरएसएस के बीच ये मुश्किल नहीं थी कि इस देश की राजनीतिक मुद्दा वो बने, लेकिन इस समय में वो मुद्दा बन गए हैं। शायद यही वह मुश्किल है जहां पर अब वो अपने उस कोर को ही पकड़ना चाहते हैं जिस कोर के आश्रय वो भाजपा एक अलग पार्टी के तौर पर नजर आए तमाम राजनीतिक दलों की भीड़ में। और इसलिए अब उस हिंदुत्व और उस अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र अपने तौर पर आरएसएस कर रही, और आरएसएस कर रही है तो भाजपा भी अब उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि बीते दिनों 5 तारीख यानी 7 तारीख तक जो बैठकें चली थी, कार्यकारी मंडल की जो बैठकें हुई थी, जिसमें करीब करीब 357 पदाधिकारी जो आरएसएस के इस देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए थे, और उसका पूरा आंकड़ा जो आरएसएस खुद बतलाता है कि दरअसल जितने बड़ी तादाद में 357 करीब प्रतिनिधि पहुंचे थे वो 11 क्षेत्रों से थे। वह करीब करीब 45 प्रोविंस थे जो प्रोविंस अपने प्रचारकों के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। और चर्चा इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त थी कि दरअसल अयोध्या के भीतर राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ वहां पर सर संचालक मोहन भागवत उनकी भी मौजूदगी होगी। यानी अब तक जो विपक्ष ये सोच के चल रहा था कि दरअसल भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण और इसका प्रचार प्रसार इस रूप में करना शुरू किया जैसे ये देश का ना हो बल्कि उनका अपना हो, तो उसमें और ज्यादा अपना ही है, इसको बताने और समझाने और दिखाने के लिए सर संचालक की मौजूदगी भी प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख से होगी जनवरी के महीने में, उस दौर में होगी। इससे पहले इस देश के भीतर 1 जनवरी से जो कार्यक्रम शुरू होंगे उसके एक अलग लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे सवाल होता है कि यहाँ पे राजनीति की बात होती है। और अब पीएम मोदी की
कह लीजिए, या फिर आरएसएस के प्रचारक के तौर पर आप देखना चाहते हैं देख लिए, या फिर चुनाव के समय में तमाम मुद्दों के दौर से हटते हुए एक पल में वह अब खुद पीएम मोदी भी राम में खुद को बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों के बीच आरएसएस को यह लग रहा है संकट, कैसे किन परिस्थितियों के बीच में भाजपा को लगने लगा कि अब जाति की राजनीति से काम नहीं चलेगा देश में, अब कहीं ना कहीं इससे हट के बात करना होगा जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हो। कैसे कैसे हिंदुत्व का एक राग है इस दौर में जो पूरे भाजपा को एकजुट रख सकता है, या संघ के भीतर से उठते हुए सवालों को भी कहीं ना कहीं रोक सकता है। आखिरी यहाँ पे जो सवाल बनता है कि इस समय में कि अगर अपने कोर मुद्दों से भटक गए, अगर चुनाव हार गए, तो फिर उसके बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा इसका साफ मतलब है कि इसको समझने से पहले पीएम मोदी का आज का वो जो भाषण का हिस्सा आप जरूर सुनिए, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में योगी अपने कैबिनेट लगा के बैठे हुए थे, 18 कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर की मौजूदगी थी, अलग अलग तरीके से प्रस्ताव पास किए जा रहे थे, लेकिन इसी दौर में कौन सा भाषण किन शब्दों के साथ और अयोध्या और राम मंदिर के साथ क्यों याद इस रूप में करना था, एक चुनावी रैली में इसका जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले जरा इसको सुनिए आप। जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं, और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है, और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो अयोध्या और राम मंदिर चुनाव में फिर से लौट आया है, और लौटने का मतलब साफ है, और ये नहीं है कि भाजपा को ये लग रहा है कि वह चुनाव कैसे जीतेगी। इसके लौटने का मतलब यह भी हो सकता है कि भुज के अंदर जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की जो बैठक हुई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, जिसके भीतर बीजेपी के नेता, भाजपा के नेता थे, जो एबीवीपी के नेता भी थे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के नेता भी थे, जिसमें भारतीय किसान संघ के नेता भी थे, जिसमें आदिवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए नेताओं की भी मौजूदगी थी, स्वयंसेवकों की भी मौजूदगी थी। लेकिन हर किसी के जहन में कुछ सवाल बहुत साफ था कि 100 साल आरएसएस के होने जा रहे हैं, 100 साल के मौके पर सत्ता गंवानी नहीं है। 100 साल के मौके पर सत्ता अगर चली गई तो मुश्किल हालात राजनीतिक तौर पर उनके सामने खड़े हो जाएंगे, और जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का राग वो अलापते रहे हैं, और लगातार यह कहते हैं और विपक्ष उसे खारिज करता है, यह कहते हुए भी कि दरअसल इनकी पूरी गतिविधियां राजनीतिक तौर पर है, तो चुनावी हार के बाद जो है इस देश के भीतर में जो खटास जो सत्ता और विपक्ष को लेकर के है, उसके बीच में अगर मुद्दा आरएसएस है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और शायद इसीलिए भी राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और ग्रामीण विकास, इन तीनों चीजों को इस बैठक का हिस्सा बना लिया गया। और इसके समानांतर में इस बात का जिक्र होते रहा कि राष्ट्रीय संपर्क अभियान जो 1 जनवरी से शुरुआत होगी, वो 15 जनवरी तक देश भर में चलेगा। हर घर घर में जाकर के स्वयंसेवक दरवाजा खटखटाएगा, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां पे प्रधानमंत्री पीएम मोदी की मौजूदगी और जहां पर संघ के मुखिया यानी ये कह कि सर्व संचालक मोहन भागवत साहब की मौजूदगी होगी, और तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की वहां पे मौजूदगी रहेगी। और सभी मौजूदगी के साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय में भारत देश के भीतर में संघ को लेकर के हर कोई अपने आप
जागृत महसूस करे, और इसी महसूस कराने के लिए, इसे महसूस कराने के लिए राष्ट्रीय अभियान है। और उसी कड़ी में मौजूदा समय की राजनीति को समझ लीजिए। तो अगर इन तीनों राज्य जो हिंदी बहुल क्षेत्र जो है, जो तीनों राज्यों के भीतर अगर कांग्रेस जीत जाती है, तो इसका सीधा सा असर उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ऐसा असर पड़ा तो एक ही झटके में संघ के सामने ऐसी मुश्किल हालात होगी जो 1989 से पहले, जब मंडल और कमंडल का पूरा राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था, उससे भी बहुत बुरी स्थिति में आकर के चीजें खड़ी होगी। क्योंकि उस समय में यह भी कहा जा रहा है कि जो संघ को लेकर के, जो संघ के भीतर में, जो भाजपा को लेकर के भाजपा के भीतर बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, उस समय में तब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत इस रूप में कर दी गई, जिसमें रथ यात्रा निकाली गई और आडवाणी जी उसके ऊपर सवार थे। और इसी दौर में मंडल की राजनीति को भी विश्व हिंदू बीपी सिंह ने उस दौर में जोड़े। और जो उस समय में ध्यान दे लीजिए कि मंडल जब इस देश के अंदर लागू होता है तो समर्थन भाजपा कर रही थी, लेकिन जैसे लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बिहार में हो जाती है, वैसे ही समर्थन वापस ले लिया जाता है। और मंडल और कमंडल की राजनीति तो दो दिशाओं में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग राजनीतिक दिशा में ले जाती है, जो समूचे देश से बहुत अलग थी। और आज के समय में भी, आज जब पीएम मोदी अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करते थे, तो उस समय योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, मंत्री के साथ जब बैठकर योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में कैसे तमाम मंदिरों को लेकर के, अयोध्या और बाकी तमाम चीजों को लेकर के देश दुनिया से जोड़ने के लिए कैसे निर्णय ले रहे थे, ये सवाल था वहां पे। इसको लेकर के वो निर्णय ले रहे थे। जरा देखिए इसको। उसी समय बिहार के अंदर आरक्षण 75% कर दिया गया। उसी समय जाति के आधार पर सेंसस और उसके आधार पर आर्थिक परिस्थिति और उसके जरिए विकास का जो मंत्र अपने तौर पर नीतीश कुमार ने वहां से देना चाहा, उसका मतलब बहुत साफ था कि हम बहुत गरीब हैं, बिहार बहुत गरीब है, इसको आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और हम जिस रास्ते सामाजिक न्याय को ले जाना चाहते हैं, उस सामाजिक न्याय के रास्ते में यह जो परिस्थितियां रहती है, जो कमंडल की रहती है, वो बार बार कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। ये शब्द ना हो, लेकिन मौन रूप से एक लड़ाई राजनीतिक तौर पर भारत देश के भीतर अभी भी मंडल कमंडल की चल रही है। और मंडल को लेकर के, यानी ओबीसी की धारणा को लेकर के, इसीलिए लगातार बीते दिनों पीएम मोदी गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, इसका जिक्र कर रहे थे पीएम मोदी। तो क्या यह पूरा असर एक इस डर का है, जिस डर को अब आरएसएस के भीतर समाया जा चुका है? और ये सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जिक्र 3 हिंदी पट्टी बहुल क्षेत्र राज्यों की कर रहे हैं, जिन राज्यों के भीतर में जातीय समीकरण के आश्रय भाजपा बहुत पिछड़ गई है, अपने चेहरे के आश्रय यानी सहयोगी नेताओं के आश्रय भाजपा बहुत नीचे है, बहुत पीछे है। इन तीनों राज्यों में जो वोटों का समीकरण होता है, उस दायरे में भी भाजपा बहुत नीचे है, बहुत पीछे है। और इस समय में जो स्वयंसेवक है जिले दर जिले, और जिले दर जिले जो भाजपा के नेता है, दोनों के बीच में तालमेल जो है मुद्दों को लेकर के नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में हिंदुत्व, राम मंदिर या फिर अयोध्या का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। और ये पोस्टर भी मध्य प्रदेश के भीतर तमाम जगह पे लगा होता है, छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद अब जिक्र क्यों जरूरी हो गया पोस्टर का? पार्टी संगठन स्वयंसेवकों के बीच में एकजुटता क्यों अब जरूरी है? अब इसका अंदेशा इस रूप में लगाया जाता है क्योंकि ये सफर 2024 तक पहुंचता है, और 2024 को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी नया राजनीतिक प्रयोग करने की दिशा में आरएसएस तैयार ही नहीं है, क्योंकि वह खुद एक राजनीतिक इशू है। यहां पे सवाल उठता है कि
क्या यह संयोग है कि पीएम मोदी आज अयोध्या का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं? क्या ये ऐसा संयोग है कि आज ही कैबिनेट की बैठक होती है यूपी के अंदर और आज ही जो मोहर लगती है उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि कैसे अयोध्या को, जो माता जंतरा गांव है, उसको भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाया जाएगा, 25 एकड़ जमीन दी जाएगी, देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के क्षेत्र पे मोहर लगता है उसके विकास पे, और पर्यटन विकास के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए की योजना है उसके ऊपर भी मोहर लगती है, और अयोध्या से काशी होकर के कलकत्ता से जलमार्ग जोड़ने का जो पूरा प्रभाव है, यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जो जलवायु जो जल का प्राधिकरण है उसको जोड़ने की जरूरत है, उसको केंद्र में क्यों रखा जा रहा है? बिहार के भीतर मंडल की राजनीति पूरे तरीके से वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को कहीं ना कहीं हिला चुकी है। योगी आदित्यनाथ की अपनी गवर्नेंस ने इस समय में बहुत ये पाठ पढ़ा रहा है, चाहे वो मठ से निकले हो, लेकिन गवर्नेंस के तौर पे उन्होंने जो कुछ भी बुलडोजर की भूमिका हो या फिर दिल्ली से टकराने की सोच रही हो, चाहे राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी ठसक के साथ आरएसएस को साथ लेकर के चलने की कोशिश की और सफल भी रहे। लेकिन अगला सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या असर नहीं डालेंगे? अगर असर डालेंगे तो उससे पहले वो कौन सी धारणा है जिससे पहले अपने घर को वो ठीक किया जाए, जहां पर कोई ऐसी परिस्थिति ना लगे कि राजपूत और ब्राह्मण टकरा रहा है, ऐसा ना लगे कि मंत्रिमंडल के भीतर बैठा हुआ कोई भी शख्स जो सीएम बनने के लिए बेताब है या उसके लिए एक व्यूह रचना हो रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। स्वयंसेवकों को लेकर के भी ऐसा होना चाहिए कि वो साथ चल रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर एक ही पल में इन 3 हिंदी क्षेत्रों की राज्यों की राजनीति ने समूचे आरएसएस और भाजपा की नींव के ऊपर एक हमला किया है। ऐसा हो सकता है, संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और भी आगे आप समझिए कि आज ही के दिन पहले से कोई तय था क्या, या कोई भी कह सकता था योगी की कैबिनेट वहां पे बैठी, लेकिन आज के दिन पीएम मोदी को आज कहना था, आज ही के दिन आरक्षण बढ़ाना था नीतीश कुमार को, आज ही के दिन ऐसी परिस्थिति बननी थी। यह सवाल इसीलिए भी अनसुलझा है, और आज ही के दिन ऐसा क्यों था तय, यह भी जरा आप समझिए, क्योंकि आरएसएस आज का दिन हमेशा याद रखता है, क्योंकि आज ही के दिन 9 नवंबर 1989 यानी जब मंडल कमंडल का जिक्र आपसे किए थे इससे पहले भी, वो याद कर लीजिए कि उस समय श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को ही हुआ था। अब सर्च कर लीजिएगा, यानी करीब 35 साल पहले। जब उसके बाद जब आप बाहर आइएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था राम जन्मभूमि विवाद के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो भी 9 नवंबर 2019 को आया था। इसीलिए 9 नवंबर 2023 को 18 कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री के साथ वहां पर पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ, और अलग अलग प्रस्ताव को पारित करने के लिए, पास करने के लिए जब वो बैठते तो उसके साथ आने वाले समय में जो अयोध्या के भीतर राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राजनीतिक समीकरण इस समय जो बनेगी, उसके भीतर योगी आदित्यनाथ की भूमिका कितनी बड़ी होगी, और योगी आदित्यनाथ के पीछे कोई जातीय समीकरण अगर है तो वो स्वर्णों के बीच में है, जहां पर राजपूत और ब्राह्मण टकराता हुआ दिखाई देता है स्पष्ट। और समूची राजनीतिक जाति के तौर पर किसी ने उत्तर प्रदेश के भीतर अगर शादी है तो वो दिल्ली के जरिए भेजी गई। एक समय संगठन संभालने वाले बंसल जी थे, एक समय में खुद अमित शाह थे, तीसरे समय में खुद को ओबीसी के तौर पर खड़ा करने वाले पीएम मोदी थे। लेकिन इस समय में जब आप जाति के आधार पर सेंसस और ओबीसी के आरक्षण को लेकर के और भारत देश के भीतर में जातीय समीकरणों के सवालों को विपक्ष ने किस तरीके से अपने हाथों हाथ ले लिया, और विपक्ष ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी एक ही पॉलिटिकल शिफ्ट एक ही झटके में आ गया, तब ये हरकंप जो है संघ के भीतर भी बच गई। ये हरकंप संघ के भीतर गई। ये आप ध्यान से देखिए, ये संघ भविष्य को पढ़ता है। और जब लाल कृष्ण आडवाणी 2009 के अंदर जब उनके दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के, उससे पहले ही उन्होंने इस बात को खोजना शुरू किया था कि अब किसी युवा को लेकर के आना है जो लीड करे, और उसमें एक समय में नाम शिवराज सिंह चौहान का भी आया था। गुजरात के जो मुख्यमंत्री, जो गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका भी नाम जुड़ा था। गुजरात के मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, जो उस समय नरेंद्र मोदी थे, उनका भी नाम था। इस दौर में
इस सबों के बीच जब नितिन गडकरी भी अध्यक्ष बन गए तो उनकी भी दौड़ थी, क्योंकि वह इस बात को मान रहे थे कि आने वाले समय में बुजुर्ग नेताओं से काम नहीं चलेगा, युवा से चलेगा। और संयोग से वर्तमान समय में वही सवाल राहुल गांधी को लेकर के भी अब गूंजने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी के पास भी उम्र है और भारत देश के भीतर ज्यादातर वोटरों के पास अभी उम्र है। तो सवाल होता है राजनीतिक तौर पर एक ऐसा बदलाव किस रूप में, कौन सा बदलाव भारत देश के अंदर आएगा, यह अभी कोई नहीं जानता। जो भाजपा ने अगर ऐसी अपनी जमीन के ऊपर पकड़ अगर नहीं ठोस बनाई और उस जमीन पे ठोस पकड़ नहीं रहा भाजपा का, जो विशेष भूमिका अमित शाह और मोदी का अपना रहे हैं, तो ये अगर ऐसा इसमें अगर ये सफल नहीं होते हैं तो उनके लिए मुश्किल यहां भी खड़े हो सकती है। ये केवल संकेत है, लेकिन संकेत इसलिए भी बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जो बैठकें हुई उसमें जब सारी चीजें अयोध्या के राम मंदिर और उसके जरिए 2024 के दिशा में जब आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में वहां पे एक डर है, क्या वाकई एक सवाल बनता है जो धीरे धीरे अब बहुत बड़ा होने लगा। सवाल तो बड़ा जरूर होने लगा है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और शायद इसलिए भी जो बहुत बड़े सवाल उभर करके आते हैं उसमें सिर्फ यह नहीं है कि संघ ही डरा हुआ है, उसमें सवाल यह भी होता है कि खुद पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा। इस शब्द को लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर अपने तौर पर इसका जिक्र करता है। और सवाल होता है यहां पर अब एक भ्रम की स्थिति है कि जाति के मुद्दों को ज्यादा मत अब उछालिए, गरीबी का जिक्र कर लीजिए और देखिए दूसरी तरफ जैसे ही गरीबी को एक बहुत बड़ी जाति के तौर पर पीएम मोदी अगर चुनावी भाषणों के अंदर जिक्र करते हैं तो विधानसभा के भीतर में नीतीश कुमार भी कह देते हैं कि बिहार सबसे गरीब है और यह बात सेंसस से सामने आई है, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए और बिहार को लेकर के उस राजनीति को समेटा जाता है जहां पे भाजपा सेंध ना लगा पाए। और भाजपा गरीब का इस्तेमाल जरूर करता है अपने तौर पे, उसको लपेटने की प्रयास करता है, लेकिन जिसे सोशल इंजीनियरिंग के या फिर ओबीसी का मसला जो है उसके अंदर सेंध ना लग सके। और दोनों परिस्थितियों के बीच में संघ इस बात की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है कि अपना कोड एजेंडा जो हिंदुत्व का होता है उससे आपको डामाडोल बिल्कुल नहीं होना है। और उसकी लाइन एक ऐसी है जिसमें सब कोई जुड़ेगा, जातियां भी टूटेगी ही नहीं, लेकिन भावनात्मक तौर पर वो आपके साथ जुड़ेगी। यह बहुत बड़ा चेंज, बदलाव इस समय में दिखाई देने लगा है। असर इसका क्या पड़ेगा, क्या होगा? असर सबसे बड़ा ये होगा कि यह मुद्दा अगर राजनीतिक तौर पर भाजपा और संघ के अनुकूल चुनावी राज्यों के भीतर अगर नहीं फिट हुआ तो इसका सीधा सा असर उत्तर प्रदेश के राजनीति के ऊपर पड़ेगा। ये तय है, ये गुजरात तक नहीं पहुंचेगा लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर इसका प्रभाव साफ तौर पर होगा। और एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन जो है समाजवादी पार्टी के भीतर भी नजर आएगी, जो अब तक थोड़ी सी हल्की सी महसूस अपने आप को राजनीतिक तौर पर भाजपा, संघ या फिर मोदी को लेकर के ऐसा लगता रहा, लेकिन उस समय में अपने आप को विकल्प बनाने की परिस्थिति में कहीं एग्रेसिव होकर के सामने आना ही होगा। और यह बदलाव जो है मायावती के भीतर भी सवाल खड़ा करेगा। अब उनकी भूमिका क्या है, जो कि अब तक वो साइलेंट है, वो चुप है, वो भी जागृत हुई तो एक ही पल में भाजपा के पास संकट राष्ट्रीय तौर पर हो जाएगा। मुश्किलें होगी लेकिन डर आरएसएस के भीतर भी होगा, क्योंकि राजनीतिक इशू, राजनीतिक मुद्दे इस समय आरएसएस है। देखते रहिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।